सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विदाउट प्रेजुडिस होने चाहिए, किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो सेक्शन 16 है इसका, वो डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सम ऑफ द एक्टिविटी जो इंक्लूड होती है, एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू एयर एंड एयर पोल्यूशन, एडवाइस स्टेट बोर्ड्स इन कैरिंग आउट देयर फंक्शन, रिसर्च कैरी आउट करनी है एयर पोल्यूशन पे, और मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जनरेट करनी है इस पॉल्यूशन के बारे में, और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, और स्टैंडर्ड सेट करने हैं एयर क्वालिटी इन इंडिया। जो सेक्शन 17 है वो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है। सेक्शन 16 सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सेंटर को एडवाइज करता है, सेक्शन 17 में वो स्टेट को एडवाइज करता है। ऑलमोस्ट सिमिलर इनके, बट ये एक सेंटर का है सेक्शन 16 और सेक्शन 17 इसका स्टेट का है, सॉरी। फिर हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। ये कॉम्बिनेशन था एयर और वाटर का, तो इनके ओवरलैपिंग फीचर्स थे। बोथ दीज एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया ये मेजर एनवायरमेंट गवर्निंग एक्ट हो गया, और जो फोर्स में आया इसको दोनों को क्लब करके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए, जो 42nd था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स थे जो 1976 में है। जो आर्टिकल 48A है वो हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बोलता है कि मैंडेट्स दैट द स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड आल्सो टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। जो 51AG है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। इट डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ईच सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and also to have compassion for living creatures. तो जो right और duty में जो फर्क है, ये right ये होता है, rights are and freedoms are granted by constitutions of some countries to their citizens. The rights have a legal sanction and are enforced in a court of law. इसमें legal आता है जब आप right की बात करते हैं। जो duty है वो fundamental duty है, वो basic duty और responsibility bestowed on us as citizens of a country, thereby making the Indian Constitution first in the globe in conferring the constitutional status to protect the environment. हमारे देश में पहला country था जिसने constitutional status दिया environment के लिए। जो नीचे वाली लाइन बताती है It is extremely important for individuals to perform their duties. हमें बहुत जरूरी है कि हमें अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए ताकि हमारे राइट्स प्रोटेक्ट रहे। अब हम कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जुड़ी हुई है। ये पॉइंट्स है कि हम गवर्नमेंट चाहे एफर्ट्स करते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, कुशन देते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, पर ये दिस क्लीननेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द प्रोएक्टिव सपोर्ट ऑफ द कॉमन मैन। जब तक हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें शेयर करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट इतना इंक्रीज हो गया है और इसकी डिस्पोजल एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मैं पोर्ट रेल जाता हूं जहां हमारा आर्बिट्रम बन रहा है, तो यूनिवर्सिटी का एक डंपर दिखता है मुझे रास्ते में। हम लोग यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हम पढ़ते हैं, आप बहुत एलीट एजुकेशन के हिसाब से माना जाते हैं, पर मुझे दुख होता है वहां पे वो जो डस्टबिन है उसके आसपास जो इतना गंद पड़ा होता है। इट इज नॉट अ गुड साइट टू सी। जो एजुकेटेड लॉट है सोसाइटी के, वो दे डोंट इवन ब्लिंक एन आई बिफोर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड फ्रॉम द एक्सपेंसिव कार विंडोज। मैं अक्सर देखता हूं जब मैं शिमला कैचमेंट के ऊपर से घर जाता हूं या कहीं नारकंडे गया था, बड़ी बड़ी गाड़ी में टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड वाली गाड़ी होती है और उनकी शीशे विंडो, पार विंडो नीचे होता है, बाहर बोतल जाती खाली, चिप्स का पैकेट जाता है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन इसको समझेगा? सीरियस मॉनिटरिंग ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इज नीड ऑफ द। हमें बहुत सीरियसली ये जो डिस्पोजल हो रहा है इसका हमें सोचना पड़ेगा। हम इवन यंग वॉलंटियर्स को सोशल पुलिसिंग के लिए रिक्रूट कर सकते हैं।
और गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू के लालच से मैं नहीं आना चाहिए, और स्ट्रिक्टली दे शुड कम डाउन स्ट्रिक्टली ऑन न्यूसेंस मॉन्गर्स। आप देख रहे होंगे जो ये टूरिस्ट आते हैं नीचे से, अब बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं जब वे बहुत मतलब बदतमीजी या मतलब प्रॉपर एक जैसे टूरिस्ट होना चाहिए, एक सभ्यता से नहीं पेश आते। और ऐसे लोगों का ग्राफ आस्ते आस्ते ऊपर को राइज ही हो रहा है। मैं नारकंडे से आगे जाते हम घर जाते हैं तो जंगल का पूरा मक से भर दिया है। अब हाटू जाओ, सारे रास्ते कूड़ा, चिप्स, प्लेट्स, बोतलें, बहुत दुख होता है ये देख के। The natural forests are being used by people to cloud for profit making and degenerating pristine niches in the forest. अब मैं आऊंगा जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है एनवायरनमेंट की तरफ से, तो मैं उसमें एक लाइट थोड़ा डालूंगा। हम अर्थ डे मनाते हैं। जो फर्स्ट अर्थ डे था वो 1970 में शुरू हुआ था, और उसके बाद अप्रैल 22 को हम इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। और ये एक मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट था, तो इसको लोगों में जागरूकता लाते हैं अपने प्लैनेट की ओर। जो आइडिया था नेशनल, द आइडिया जो कैसे आया, ये एक यूएस सेनेटर थे विस्कॉन्सिन से, गेलॉर्ड नेल्सन। उसने जब 1960 में मैसिव ऑयल स्पिल देखा था कैलिफोर्निया के पास, तो उसे बहुत दुख हुआ था। तो उस दौरान ये एंटी वॉर मूवमेंट चल रहा था यूएसए में, और इंस्पायर्ड बाय द स्टूडेंट एंटी वॉर मूवमेंट ही रियलाइज्ड दैट इफ ही कुड इन्फ्यूज दैट एनर्जी विद एन emerging public consciousness about air and water pollution, it would force environmental protection onto the political agenda, national political agenda. तो इसने ये शुरू किया था 1970 में, और उसके बाद अप्रैल 22 को हम हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं और प्रोग्राम्स ऑल ओवर द ग्लोब करते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो जून 5 को आता है। ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल व्हीकल है फॉर इनकरेजिंग अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में था, जो डिस्कशंस हुई थी, उस जो इंटरेक्शंस हुए थे, उससे ये निकला था। और 1974 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। थीम था ओनली वन अर्थ। और मुझे लगता है शायद इस साल भी ये जो थीम है ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ओनली वन अर्थ, कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है और कुछ नहीं है। हमें इसी से ही आप देख लेंगे, मैं जो नीचे वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ, इतने सारे मास्क है, ये सारे ओशन से निकल रहे हैं, हमारे वाटर बॉडी से। तो जो पैंडेमिक के बाद जो हम मास्क हमने डिस्पोज किए, वो हमने बड़े सेंसिबली नहीं किए। दिस शुड हैव बीन डन इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। हमें सोचना चाहिए, ये हमने क्या नीचे फेंक दिए। जब बारिश आई, नालों में बह के ये सारे नदियों समुद्र में पहुंच गए, और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा दिया। तो अभी तक पहले तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थे, ये यूनाइटेड नेशंस ही मनाता था। फिर उन्होंने 87 के बाद हर कंट्री को इसकी होस्टिंग दे दी। हमारे कंट्री ने भी 2 बार इसको होस्ट कर दिया। 2011 में थीम था फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस, और 2018 में दोबारा हमारे देश को इसका होस्ट करने का मौका मिला। उस टाइम थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हर टाइम थीम अलग अलग होता है, और इसी थीम के ऊपर ये दिन मनाया जाता है, और एक्टिविटीज भी। फिर अभी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को आने वाला है। तो ये फॉरेस्ट के प्रति हमें जागरूकता बताता है कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए। हम जब हम जंगल की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़, बड़े बड़े पेड़ सोचते हैं और बड़े बड़े जानवर, वो नहीं है। फॉरेस्ट सब कुछ आता है। आपको पता है, एक मुट्ठी जब आप मिट्टी की उठाते हैं जंगल से, उसमें इतने जीव होते हैं जितने पूरे पृथ्वी पे पॉपुलेशन ह्यूमंस की नहीं है, उससे ज्यादा जीव होते हैं उस एक मुट्ठी में। जो जंगल है वो लगभग 80% ऑफ वर्ल्ड जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, जो जमीन पर रहती है, उसका घर है। लगभग 1.6 बिलियन पीपल डिपेंड आइदर डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, अपने लकड़ी, चारा, दवाई और इनकम के लिए। पर दुख की बात यह है, द वर्ल्ड इज लूजिंग 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट ईच ईयर। मतलब
आइसलैंड के बराबर का साइज का जंगल हर साल हम गंवा रहे हैं। जो हम एक पानी का गिलास पीते हैं, हम अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं, हम दवाई लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, हम कभी इसका कनेक्शन जंगल से नहीं जोड़ते, जबकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जंगल से है और ये लिंक करता है इन वन वे और दी अदर। जो जंगल है वो हमारे एनवायरनमेंट के सफाई है, द सोल्जर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे क्वाइट हेल्पर, चुपचाप हमारी मदद करते रहते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। दे हैव बीन सीक्रेटली प्लेइंग अ बिगर रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। चुपचाप से हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं, पर हम इसको रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। हम इसको कभी आज तक कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हमें जंगल हमें क्या कुछ कर रहा है, हमें इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट कर रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑक्सीजन का हम तब पता लगा इंपॉर्टेंट, हम सोचते हैं ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है। जब कोविड के टाइम कितने सारे लोग ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान खो बैठे, तब हमें रियलाइज होने का क्या महत्व है। ये जंगल जो है ये हमारे सुपरमार्केट है जहां पे हम तरह तरह के खाना मिलता है, ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस है, ये हमें वायु और बहुत सारी चीजें, पानी, इंश्योरेंस अगेंस्ट हंगर, तो ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। ये हमारा वाटर फाउंटेन है, नदियां नाले जो जंगलों से निकलते हैं साफ पानी लाते हैं फिल्टर करके। जो पेड़ की जड़ें हैं वो फिल्टर की तरह काम करते हैं और वो हमें साफ पानी देते हैं। एनर्जी, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूज वुड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर, वो लकड़ी यूज करते हैं अपने खाना बनाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए। जंगल हमारे सुपर हीरो है, ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमारे मिटिगेशन में सबसे बड़ा अहम रोल देते हैं। दे मेक आवर सिटीज मोर सस्टेनेबल, एयर को कूल करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। ये हमारे कार्बन सिंक्स है, रफली 2 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर ये ऑब्जर्व करते हैं। मानो अगर ये जंगल नहीं होते तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता कितना गर्म कर देता हमारे पृथ्वी को। ये हमें रिक्रिएशन करते हैं, ये स्ट्रेस रिलीव करते हैं हमारे। आप देखो नेचर बेस्ड टूरिज्म 3 गुना हर साल बढ़ रहा है, तो ये सब हमारा जंगल का हुई है। जो हमारे ये इकोसिस्टम सर्विस आप देखेंगे, सपोर्टिंग, ये सॉइल इरोजन रोकता है ना, पानी को साफ करता है, प्रोविजनिंग, हमें खाना देता है, जानवर को खाना देता है, बर्ड्स, बटरफ्लाई, सबको। ये वाटर रेगुलेट करता है। एस्थेटिक और सोशो कल्चरल एस्पेक्ट इसका, और एस्थेटिक है। जो अच्छे फॉरेस्ट, मैनेज फॉरेस्ट है, वो अर्बन पॉपुलेशंस को एक बहुत बड़ा फायदा करते हैं। हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, आप शिमला के पास एक कैचमेंट फॉरेस्ट देखेंगे, अगर आप इसमें 14 किलोमीटर अंदर जाते हैं, वैसे जाने नहीं देते 7 किलोमीटर पर, अगर जाएंगे वहां एक फिल्टर सिस्टम है जो आज से 150 साल पुराना है। बड़ा सिंपल फिल्टर सिस्टम है, उन्होंने वहां रेता रखा है, पानी इकट्ठा होता है, वो रेते के थ्रू नीचे बहता है और सारी इम्प्योरिटीज ऊपर जाती है, और वहां से ये पानी एडवांस स्टडी तक विदाउट एनी पंप आता है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये फ्लड रोकता है, यहाँ कहीं जगह नहीं है, जोर की बारिश आती है तो पेड़ उसे भाव जो होता है बारिश का, उसे स्लो करके नीचे आस्ते से गिराता है, तो इससे हमें फ्लड कंट्रोल होता है और जो सॉइल इरोजन उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। फिर इसका बहुत बड़ा रोल है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो हम मिटिगेशन करेंगे, जो जंगल है ग्रीन हाउस गैसेस को जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्म करते इस जंगल में ही स्टोर करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है ग्रीन लीव्स का, वो इन्वॉल्व करता है अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड स्टोरिंग इट इन इट्स वुड। ये जो पेड़ है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर देता है और वो स्लो करता है इसका गैस का बिल्डअप एटमॉस्फेयर में, जो इसलिए जो वार्मिंग होती है प्लैनेट की वो थोड़ी कम हो जाती है। आज की डेट में अगर क्लाइमेट चेंज हमें मिटिगेट करना है तो हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे।
फिर हमारा अगले ही दिन उसके नेक्स्ट डे आता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। मैं सिर्फ मेन डेज बताऊंगा। फिर 22 मार्च को आता है और इस बारी का थीम इसका है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। जो नहीं दिखता है उसको विजिबल करना है। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो इनविजिबल है, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो विजिबल है, हर जगह विजिबल है। तो हम इसको बोलेंगे आउट ऑफ साइट, अंडर आवर फीट। द ग्राउंड वाटर इज अ हिडन ट्रेजर दैट इनरिचेस आवर लाइव्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लिक्विड फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड इज ग्राउंड वाटर। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और खराब हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, धरती के नीचे जो पानी है, विल कम मोर एंड मोर क्रिटिकल। अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पानी के बारे में अब शेयर करना चाहूंगे। काफी सारे बच्चे इसमें जुड़े हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट 65 to 80% वाटर। अ लिविंग ट्री इज अबाउट 75% वाटर। Almost 80% of the Earth's surface is covered with water. Now the question rises is, अगर 80% हमारी अर्थ वाटर है तो हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत क्या आई? Why do we need to conserve it? Because जो 90% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है। मैंने आपने कहा था ना जो एंडोथर्मिक लेक्स है, इससे कहीं वाटर बाहर फ्लो नहीं करता, तो ये सॉल्टी वाटर बॉडीज है। ओनली 3% ऑफ इट इज फ्रेश वाटर। सिर्फ 3% पानी जो हमारे प्लैनेट में है वो फ्रेश वाटर है, जिसमें सिर्फ 1% ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। लेस देन 1% इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो बाकी है वो लॉक्ड है हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। तो इसलिए जो हमारी नीड्स है वो बहुत ज्यादा पानी के लिए। इसके बगैर हमारा कुछ नहीं चलेगा। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जिसमें हम कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, एग्रीकल्चर, हमारे रिचार्जिंग एक्वाफर्स, ये फिश हैबिटेट है, फ्लड कंट्रोल है, मतलब आप देखेंगे इसके बहुत सारे यूज। तो इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा। पर हमें एक चीज याद रखनी होगी, जो ये हमारा वाटर है ये फिनाइट है, ये खत्म होने वाला है। विच मीन्स दैट वी डू नॉट हैव एन एंडलेस सप्लाई। हमारे पास जो पानी है बस वही है, हमें और कहीं से मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पानी को बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वाटर वी विल एवर हैव। जब सारे लोग पृथ्वी पे इस छोटे से परसेंट ऑफ पानी पे निर्भर है, तो ये मेक सेंस दैट वी मस्ट प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। और ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट की तरफ। फिर हमारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गया, जो 27 मई को हम मनाते हैं। वो ये बेसिकली सीबीडी का है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वालों का है। ये अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस करनी है हमने बायोडाइवर्सिटी इश्यूज पे। इसका भी थीम होता है हर साल। इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द सेकंड कमेटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली 1993 में, जब सीबीडी फोर्स में आया था। और इसका हम एक्चुअली दिसंबर में इसका वो हुआ था, पर इसको हम मनाते हैं मई को, क्योंकि दिसंबर यूरोपियन और बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बर्फ और छुट्टियां होती है, तो इसलिए इन्होंने इसको शिफ्ट किया इसकी डेट। फिर कुछ और डेज है जो हमें आपको पता होना चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। वर्ल्ड इन ओशंस डे 8 जून को आ गया। फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को आ गया। 16 सितंबर को हमारा प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। फिर हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, 2 to 8। फिर हमारा नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे आ जाता है 2 दिसंबर को, और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। तो ये और भी बहुत सारे दिन, पर ये जो डेज है इंटरनेशनल डेज जो हम बनाते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और ये इनका पर्पस ये होता है कि हमें अवेयर कराता, जागरूक कराता हमें इन सब चीजों से। फिर इंटरनेशनल फोरम में जब आते हैं, जो एक्टिविटीज है जो इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, सबसे पहले आया हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एमडीजी बोलते हैं। 2000 सितंबर में लगभग 189 कंट्रीज के लोग यूनाइटेड नेशन में गैदर हुए और उन्होंने एक हिस्टोरिक मिलेनियम डिक्लेरेशन किया, जिसमें उन्होंने कमिट किया 8 मेजरेबल गोल्स को अचीव करने के लिए बाय 2050। इसलिए फॉर शेपिंग द 21st सेंचुरी, और हर गोल का एक स्पेसिफिक टारगेट था।
और ये गोल्स वर मेजर्ड बाय 21 टारगेट्स। तो ये गोल्स देखेंगे, इसमें था इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, reduce child mortality, improve maternal health, combat various diseases, ensure environmental sustainability जो 7th नंबर पे है, ग्लोबल पार्टनरशिप। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि सम कंट्रीज परफॉर्म वेरी वेल, कुछ बहुत पुअर है एंड दे कुड नॉट कम अप टू द मार्क। तो जो ये लगभग ये दे कुड नॉट मीट दैट डेडलाइन, नहीं मिल इनकी नहीं मिली सब। तो इन्होंने क्या किया, फिर नया सेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आगे 2015 में, जो कि 2030 तक जाएंगे। और ये सक्सीड किया इन्होंने एमडीजी को, और इसको अडॉप्ट कर दिया था 2015 में। जो एसडीजी फ्रेमवर्क ये कहता है, द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स फॉर द प्लैनेट, एंड इंपॉर्टेंटली इफ प्लांट कंजर्वेशन इज नॉट अचीव्ड देन द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स इज पुट। तो ये कहता है कि जो प्लांट्स है वो सेंटर है सारे हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स है। अगर हम अपने पौध जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसको हम नहीं बचा पाए तो हम नहीं बचेंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन मेनस्ट्रीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन इन पर्टिकुलर आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑन द प्लैनेट। तो ये गोल थे, 17 गोल थे और इनके 169 टारगेट्स थे। ये गोल 3, 6, 11, 14 और 15 ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर, और हमें जो इफेक्टिव रोल है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सोशल, ये हमें बड़े इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा इन सारे गोल्स को सक्सेस करने के लिए। अब मैं आता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11, जो बिल्कुल एनवायरनमेंट पे इसका सीधा इम्पैक्ट है, जो कहता है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी पॉपुलेशन है वो सिटी शहरों में रहती है, एंड और जो गांव से माइग्रेट करके छोटे टाउन्स में आ गया। और ये माइग्रेशन जो है ये आगे भी कंटिन्यू करेगी, और जो हमारे गांव है वो एक गोस्ट टाउन्स, गोस्ट विलेजेस बनते जाएंगे। और इस एस्टिमेशन है कि 2050 तक 2/3 दुनिया में लोग अर्बन डिवेलपर्स होंगे। और इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका टारगेट 11.7 बोलता है कि गवर्नमेंट्स को 20 तक प्रोवाइड करना पड़ेगा यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इन पब्लिक स्पेसेस, ग्रीन इन पब्लिक स्पेसेस, in particular for women, children, elder persons and persons with disabilities। और जो टारगेट 11.7 कहता है, इसमें बोटेनिकल गार्डन्स और आर्बरेटा जो कि ग्रीन और पब्लिक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इनका रोल बहुत अहम आ जाएगा। अब ग्रीन स्पेस क्या होती है, आप ये फोटो देख रहे हैं, तो ये ग्रीन स्पेसेस होगी। हमने कोई ग्रीन स्पेस नहीं बनाई जब से यहां से ब्रिटिश गए, उसके बाद हमने कोई ग्रीन स्पेस नहीं बनाई, हमने सिर्फ ग्रीन स्पेस को ब्राउन किया। तो हमें ग्रीन स्पेसेस, अगर हम शहरों में रहना है तो हमें ग्रीन स्पेसेस बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारे लंग्स होंगे। कुछ ग्रीन स्पेसेस एडवांस स्टडीज में, इस स्लाइड पर दिए, ये जहां गवर्नर हाउस है, तो इन्होंने जो ग्रीन स्पेस बेसिकली इंक्लूड्स पार्क्स, कम्युनिटी गार्डन्स, सिमेट्रीज। बड़े दुख की बात है शहर में हमारे पास पार्क्स है ही नहीं है। जो पार्क्स जिसे हम बोलते हैं ना पार्क के बराबर तो है ही नहीं है, उसमें 10 कदम मारे जाओ पार्क खत्म जाता है। हमारे पास कोई इतना बड़ा शहर है, हम इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, कंक्रीट लगा रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं, लोहा लगा रहे हैं, टॉयलेट्स नहीं है हमारे इस शहर में। मतलब जो बेसिक एमिनिटीज है उस पर हम टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिटेनिंग वॉल्स और ये रेलिंग्स बड़ी बड़ी उसको लगा रहे हैं, पर जो नेसेसरी चीजें थी, बेसिक चीजें है, वो somehow is lacking so far. In short, green spaces are the natural places closest to where people live. इसको हम बोल सकते हैं नेचर नियरबाय।
नेचर नियम में क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट रखेंगे, चाहे थोड़े अनकॉन्शियसली भी, हमारी लाइफ बेहतर बनेगी। अमंग्स द मेनी जो हमारे बेनिफिट्स है लोकल ग्रीन स्पेसेस है, वो हमें डेली एक्सपीरियंस देंगे हमारे जैव विविधता की, फ्लोरा एंड फौना की। अर्बन एरिया में क्या होता है, शहर शिमला में देखना, डाइवर्स कम्युनिटीज है। कोई चंबा से है, कोई कुल्लू से है, कोई सिरमौर से है, कोई कोटगढ़ से है, कोई कोटखाई से है, कोई सोलन से है, कोई अर्की से है। तो डाइवर्स कम्युनिटीज है। तो जो ग्रीन स्पेसेस है, ये प्लेटफॉर्म देती है जहां सब बैकग्राउंड के लोग आके आपस में मिल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आइडिया। एक ग्रीन स्पेस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट आर्बोरेटम, जो कि वन विभाग का एक बहुत ही अहम एक डिसीजन था कि उन्होंने जो पार्वती स्टेज जो कैट प्लान में पैसा मिला था, उन्होंने उसमें से कुछ पैसा एक आर्बोरेटम बनाने के लिए HFRI को दिया। और ये ग्रीन स्पेस बहुत अच्छा आ रहा है। और शहर के आसपास ऐसी जगह इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा गार्डन कहीं और हमारे शिमला के आसपास है। इसकी जरूरत क्या थी, हमारे देश में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स है, पर और जब आप देखेंगे तो सारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के, और जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के रीजन हमारे नॉन एग्जिस्टेंट है, छोटे छोटे हैं जहां भी ये देखेंगे आप। तो ये ग्रीन स्पेस जो है, ये एक एस्थेटिक वैल्यू बताएगी, ये एजुकेट करेगी स्टूडेंट्स को, और जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेगी, और ये मतलब ये कॉन्जर्वेशन प्रमोट करेगी सोसाइटी में। तो आई जस्ट गो थ्रू कि इस आर्बोरेटम की कुछ फोटोग्राफ्स, क्योंकि टाइम कम है तो आई जस्ट रन थ्रू दिस। अब ये काफी अच्छा आगे प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स है, जैसे जिम्नोस्पर्म ब्लॉक है, इसमें हमारे पास सिडार है, पाइन्स है, स्प्रूस है, फर है, जूनिपर्स है, टैक्सस है, क्यूप्रिसिस है। फिर हमारे पास पूरा एक ओक्स का ग्रुप है। सम लेसन नोन ट्री स्पीशीज है जो कि जंगलों में कम रह गए हैं, वो भी वहां पे हमारे पास कलेक्शन में है। एक बैम्बू सिटम है जो कि टेम्परेट रीजन का जो हिल बैम्बू है, जिसको हम रिंगाल ग्रुप बोलते हैं, वो है। फिर हमारे पास एक नेटिव श्रबरी बना दी हमने वहां पे, जितने इस रीजन के जितने भी श्रब्स है वो हमने इकट्ठे कर दिए हैं। थ्रेटन मेडिसिनल प्लांट सेक्शन है, जिसमें एक अष्टवर्ग का ग्रुप भी है। फिर ऑर्किड सेक्शन है, लगभग 14 ऑर्किड्स है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स हमारे कलेक्शन में। ये कुछ स्लाइड्स आर्बोरेटम की आपको ग्लिम्स देगा। इसमें गजीबोज है, बेंचेस है ट्रेल के साथ लगाए, आउटरीच प्रोग्राम्स है। ये एक ओपन क्लासरूम की तरह फंक्शन करते हैं, जहाँ के स्कूल के बच्चे और ट्रेनीज आके अपना वक्त को बिताते हैं और सीखते हैं। अक्सर हम एक्टिविटीज करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ। जो ईओ विल्सन था, जिसने बायोडाइवर्सिटी वर्ड को मतलब काफी लाइमलाइट में लाया, वो कहता है कि नेचर होल्ड्स द की टू एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इवन स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। ये मतलब हमें एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एक रीजन देता है, क्योंकि हम अर्बन लाइफ लीड करते हैं, एक फ्लैट्स में रहते हैं, किसी के बैल्कनी भी नहीं है, तो कहीं हमें ये जो ग्रीन स्पेसेस है, एक आदमी को अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक जगह मिलती है जहां वो अपने हेल्थ और फिटनेस के बारे में सोच सकता है। तो जो ये आर्बोरेटम है, ये जितने सस्टेनेबल गोल्स है 4, इनको भी कंट्रीब्यूट करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 11, 13, 15, ये सबको वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम अपना इन्वायरमेंट नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हम ये सब खो जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे रीजन में। क्योंकि हमारे जंगल सब ट्रॉपिकल से अल्पाइन तक जाते हैं, तो हमारे पास बहुत रिच डाइवर्सिटी है फ्लोरा की एंड फौना की। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हम ये सब कुछ खो जाएंगे।
हमारा जो रीजन है यूनिक बायोडाइवर्सिटी का रीजन है, ये भी थ्रेट में आ जाएगा। आज हम देखें ग्लोबली, अगर देखें तो बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। अब अगर हम कंटिन्यू करेंगे इस डिटेरिएशन की इकोलॉजिकल रिजर्व्स को, तो हमारा जो थ्रेट है ये सच हो जाएगा और हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमारे लिए एक सपना रह जाएगा। पर एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज जो हमें हमारी जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है वो एक सिनर्जी बिटवीन कैसे बैलेंस करें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इसको बैलेंस करने के लिए मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हमारी मॉनिटरिंग है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनका होता है एक प्लान होता है, पर उसकी जो मॉनिटरिंग दैट इज वेरी पुअर। दैट इज एक इतना बड़ा वॉल्यूम हम बना के देते हैं कि हम भी बना के देते हैं, हमारा ऑफिस भी, मैं भी पार्ट ऑफ इट हूँ। पर जो उसमें जो लिखे होते हैं मेजरेबल मिटिगेशन, उसको कोई चेक करता ही नहीं है। तो हमें जो मॉनिटरिंग है वो उसे हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंड करनी पड़ेगी। और जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रेशर को लिए एनवायरनमेंट पे और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एक वो है 3 मेन। जो रीजन्स की पॉपुलेशन है वो डबल होगी पास्ट 4 डिकेड्स में, जो हमारी इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी ट्रिपल होगी, और जो पॉवर्टी है वो वहीं के वहीं है, वो बढ़ रही है इनफैक्ट। अब मैं आता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे अहम रहेगा हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो हमारा बहुत फॉल्टी है। हम में से हम भी अपने आप को, मैं इसमें हम कोशिश करता हूँ मैं काफ़ी, पर जो हमारा सेपरेशन है वेस्ट का वो हम नहीं कर रहे प्रॉपरली। हमें प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास, ये सारी चीज़ें अलग करनी ही पड़ेगी। जो हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स होती है, हम नेटिव स्पीशीज पे नहीं ध्यान दे रहे, हम एग्जॉटिक्स लगा रहे हैं, हम रोबीनिया लगा रहे हैं, हम ग्रेविलिया लगा रहे हैं, हम जकरंडा लगा रहे हैं, पर अपनी जो अपनी स्पीशीज है हमारी, उसको पे हम ध्यान नहीं दे रहे। हमें एक अग्रेसिव पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे आज आप लोग उमंग फाउंडेशन वाले कर रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज का हमें जर्म प्लाज्म बैंक बनाना पड़ेगा। हमें अर्बन फॉरेस्ट्री इनकरेज करनी पड़ेगी। बहुत दुख की बात होती है, शिमला शहर में अर्बन फॉरेस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं रहे अर्बन फॉरेस्ट्री के नाम पे, और हमें गार्डनिंग इनकरेजमेंट करनी पड़ेगी। जो रूरल लेवल पे गांव में देखते हैं हम ना, जैसे शादी में, अब क्या हो गया, अब गांव में जाते हैं तो प्लेट, कागज की प्लेट सर्व होती है, पहले पत्तल की होती थी। भी हमें जाना पड़ेगा वापस उन पत्तल की जो जो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि हम, और गांव में एक चीज और भी देखिए, मैं ज्यादातर गांव में एक जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मेजरली नाला होता है गांव के आसपास, सारे गांव वाले वो अपना मक वहां पे फेंक देते हैं कि वो, और जब बारिश आती है उसको धो के नीचे नदी में ले जाता, नदी से समुद्र में जाता। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर एक और है, जैसे हमें नेचुरल की तरफ जाना पड़ेगा। पहले पहाड़ों में जैसे चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, इन एरिया में कुल्लू, तो हर गांव में आपको निर्गाल हिल बैम्बू के प्रोडक्ट्स मिलते थे, किल्टे मिलते थे, टोकरियां मिलते थे। अब आप जाएंगे तो प्लास्टिक की यूज करें। प्लास्टिक लगभग 450 से 500 साल लगाता है डिसइंटीग्रेट होने के लिए, जबकि जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट था वो अपने आप डिकम्पोज होके खाद बन जाती थी। फिर जो हमारे रिसोर्सेज है नेचुरल, वो लिमिटेड है। हमें अपने वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टिक टू द 3 R's, रीयूज, और जो हमारे एक्शंस हैं टूवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो ही एक बड़ा रोल प्ले करेंगे टू इंश्योर दैट जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो सस्टेनेबल रहे, प्रेजेंट डे पॉपुलेशन ऑल्सो और हमारा नेक्स्ट जनरेशन में। हमें दो दो ये आप देखेंगे यहाँ पे, हमें नेचर में अंदर मिलजुल के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ऊपर में इगोइस्टिक अप्रोच नहीं रखनी पड़ेगी, हमें बी पार्ट ऑफ नेचर होना पड़ेगा। ट्री प्लांटिंग,
नोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने कार्बन मिटिगेट करना है, द बेस्ट वे टू मिटिगेट कार्बन इज टू प्लांट ट्रीज। पेड़ लगाने से हमारा वाटर भी कंजर्व होता है, ग्राउंड वाटर लेवल राइज होता है, इरोजन और रोकता है, इवेपोरेशन रोकता है, एटमॉस्फेयर को कूल करता है। जिनके रूट्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो वाटर टेबल को हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो रिसाइकल मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और बारिश होती है। पर हमें ध्यान, जब हम प्लांटेशन करते हैं, हमें रोल ऑफ नेटिव स्पीशीज, क्योंकि जो फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज हम लगाते हैं वो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, जो स्लो ग्रोइंग स्पीशीज होते हैं उनका रोटेशन हायर होता है। और हमें मोनोकल्चर से बिल्कुल नहीं जाना है, हमें डाइवर्सिटी चाहिए। इसलिए प्रॉपर प्लांट स्पीशीज चूज करनी है जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो नेटिव स्पीशीज होती है, जो हमारी अपनी स्पीशीज है, वो कम पानी मांगेगी, ना उसको मैन्योर देने की जरूरत होगी, लेस मेंटेनेंस, रोबस्ट टू द रीजनल क्लाइमेट, और वो अडेप्ट कर लेगी अपना, और वो बायोडाइवर्सिटी रिच करेगी, क्योंकि वो फूड चेन है, वो हैबिटेट प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे मान लो पीपल है, वो हमारा की स्टोन स्पीशीज है, उसमें गुलेरी भी रहती है, चिड़िया भी रहती है, स्पाइडर भी रहता है, कीटाणु भी रहते हैं। मतलब हमें ऐसे डाइवर्स प्लांट्स चाहिए जो डाइवर्सिटी को इंक्रीज करे। इससे क्या, फिर हमें जो हमारी एज ओल्ड ट्रेडिशंस है कंजर्वेशन एथिक्स की, उसको हमें दोबारा लाना पड़ेगा। जब हम मेडिसिनल प्लांट जैसे जाते हैं लोग कलेक्शन करते हैं, तो बुजुर्ग कहते थे हमारे कि 20 भादों के बाद ही जड़ी बूटी जंगल से लानी चाहिए। 20 भादों मीन्स एंड अगस्त अर्ली सितंबर, क्योंकि उस टाइम जो मास होता था अंडरग्राउंड पार्ट का, वो भी बहुत अपने फुल वॉल्यूम पे होता है, और जो प्रोजेनी होती है, बीज वो फेंक चुकी होती है, टू सस्टेन नेक्स्ट ईयर। हमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने का, हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट कम्युनिटी रिलेशनशिप विद नेचर और लोकल कंजर्वेशन ईथोस। जो हमारे टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस थे, आप देखेंगे नॉर्मली कहाँ होते हैं, पहाड़ के ऊपर, हिलॉक के ऊपर। क्यों? वो राइटली थे, राइटली सो, बिकॉज दे वर द प्रिस्टीन एंड क्लीन प्लेस, वही साफ सुथरी जगह थी, तो देवी देवता साफ सुथरी जगह पर रहते थे। और आज क्या देखते हैं, रोड्स बिल्कुल पहली पौड़ी तक मंदिर के तक जाने चाहिए। आइडिया अच्छा था कि सबको एक्सेस होना चाहिए था वहां तक, पर हम लोगों ने क्या किया, हम एजुकेटेड लोग जो है, वी हैव लिटर्ड द लैंडस्केप विद ऑल काइंड्स ऑफ लिटर, और शेमफुली शराब की बोतलें भी, आप कहीं भी जाओ ऐसे दुख होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए इन मंदिरों में जाया जाता था, इन स्थानों पर जाया जाता था, पर आजकल हनीमून पे भी लोग उधर ही जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें जो हमारी टूरिज्म है उसके लिए हमें कैरिंग कैपेसिटी, कि कितने लोग किस जगह पर जाने चाहिए, ये स्टडी अब सीरियसली करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सस्टेन दीज प्लेसेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं आपको ये स्लाइड लद्दाख की दिखा रहा हूँ। 1990 में लद्दाख में 5 लाख टूरिस्ट रजिस्टर हुए थे, 2017 में 70 लाख, सॉरी 70,000, 5, और 2018 में 300,000, मतलब 3 लाख। मतलब आप देखो एक साल के अंदर ही ये कितना इंक्रीज हो गया। और जो एनुअल वेस्ट है 400 टन सिर्फ ले में ही है। इससे क्या होता, अगर हम ये गार्बेज प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करें, तो ये सिर्फ आदमी को नहीं इफेक्ट करेंगे, पर इकोलॉजी रीजन की। अब नीचे वाटर बॉडी देखते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक नेक ट्रेन है जो साइबेरिया से आती है, वो अपने अंडे देने आती है इनके मार्शेस के आसपास। पर अगर यही हमारी खराब हो जाएगी, तो वो अल्टीमेटली वो भी थ्रेटन्ड हो जाएगी। इधर आप देखें काजा का नाला, देखो आप, अगर मतलब हैपेजर्ड, कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो हमें ये जो कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज है कि कितने लोग कहाँ जाने चाहिए, ये अब नीड ऑफ द आवर बन गई है। इको टूरिज्म नो नो मतलब, हालांकि इको टूरिज्म से बून आया है ना रूरल एरियाज में, पर हमें सावधान रहना चाहिए अबाउट द इंट्रूजन ऑफ बैड बिहेवियर इनटेक्स, गंदी आदतें, गंदी जैसे
जो कुछ टूरिस्ट आते वो हल्ला गुल्ला, ये ड्रग्स, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान अभी नहीं रखेंगे, द वेरी फैब्रिक ऑफ रूरल एरियाज, जो हमारा सभ्यता है गांव में, दैट कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो बहुत सीरियस होगा। इसलिए हमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, खासकर जो इलेक्टेड मेंबर्स है, वहां पे प्रधान है, कि इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। फिर हमारे जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, ये ग्रेट चैलेंज बन रही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जो हमारी नेटिव स्पीशीज थी, हमारी अपनी प्रजातियां थी, ये उनके साथ compete नहीं कर पाती, क्योंकि ये इनकी फ्लावरिंग और सीडिंग इतनी प्रोफ्यूज होती है। एस्ट्रेसी के मेंबर बेसिकली सबसे ज्यादा, इनमें बहुत सारा बीज लगता है, और ये जैसे पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि ये जो स्टेट ऑफ द प्लैनेट रिपोर्ट थी, जो कि 2020 में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बोला था, उसका मेन पॉइंट उसने ये कहा था कि नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन काइंड्स रिलेशंस विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड विद ईच अदर, एंड वी मस्ट डू सो टुगेदर। Solidarity is humanity. Solidarity is survival. That is the lesson of 2020. ना? पर अफसोस की बात है, सॉलिडेरिटी इज ह्यूमैनिटी आज हम देख रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में घमासान युद्ध लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज जो डिसीजन टॉप में कोई बना लीडर देता है, पूरा पॉपुलेशन, किसी माँ का बच्चा, किसी का भाई, क्यों, नो फॉल्ट ऑफ देयर, डॉक्टर वनीत जस्टू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मुझे नहीं आ रही है या बाकी को भी दिक्कत है? हाँ सर, उनकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही। मुझे लग रहा है शायद डिस्कनेक्ट हो गया वो। मैं बात करता हूँ एक बार। और होम ओनली वन अर्थ, हमारे पास एक ही प्लैनेट है और तो है नहीं है। अब मैं जस्ट आई वांट टू शेयर इन लास्ट में कि ऐसा नहीं है कि हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा ही एक जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वी मस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट। सर अभी आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आपकी, अब ना शायद वो अब डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके चलो, लास्ट टू स्ट्राइक है, कब से नहीं आई? और सर अभी लास्ट स्लाइड अभी 1 मिनट पहले जो आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब लास्ट टू स्ट्राइक, आई जस्ट रीड दिस, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसमें जैसे बोलते हैं ना कि छोटा आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। गंटर के वर्ड्स थे कि डोंट थिंक दैट यू टू स्मॉल टू डू एनीथिंग, ट्राई गोइंग टू बेड विद द मॉस्किटो, ही सेज कि मच्छर इतना छोटा था पर अगर वो आपके बिस्तर में घुस गया तो आपको हालत खराब कर लेगा। तो इसलिए एवरी स्मॉल एक्शन यू डू विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। कुछ लोग थे जिन्होंने, मैं बोलता हूँ, टॉर्च बेयर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनली मैं रेचल कार्सन की बात करूंगा, जिसने साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी। यू मस्ट रीड दिस बुक, आपको अगर मौका मिले ये किताब जरूर पढ़ना। एक अमेरिकन माइरन बायोलॉजिस्ट थी जिसने ये साइलेंट स्प्रिंग 1962 में लिखी थी, और शी इज बीन क्रेडिटेड विद एडवांसिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट मूवमेंट। इसने सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के बारे में सच्चाई निकाली थी, बहुत रिजेंटमेंट हुई थी जो जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री थी, बट इन द एंड शी प्रिवेल्ड। साइलेंट स्प्रिंग्स इसकी किताब है, एक एनवायरमेंटल साइंस बुक है
जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी, जो डॉक्यूमेंट करती है एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसने एक बहुत बड़े ये कंपनी से वो टक्कर की थी एंड शी सक्सीडेड, ये लॉ बना उसके बाद, उसके बैन हुए थे। जब हम अपने कंट्री में आते हैं, आपने इंडियाज वाटरमैन के बारे में शायद सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिसे मैगसेसे अवार्ड 2001 और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 को फॉर हिज वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, उसको इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया का टाइटल किया है इसके अपने इंस्पिरेशनल काम्स के लिए। ही वॉज द मेन फोर्स बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ लगभग 3000 जुअड़ 650 गांव में अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1984 ने शुरू किया था। इसने 3000 जोड़ को रिवाइव किया था अक्रॉस 650 विलेजेस। इससे क्या हुआ, स्टेडी राइज हुआ ग्राउंड वाटर टेबल में, 6 मीटर ग्राउंड वाटर टेबल राइज हुआ और 33% इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर इन द एरिया, जो कि डिफॉरेस्टेशन माइनिंग से खत्म हो गया था। अब वहां पे 5 सीजनल रिवर्स अब पेरेनियल हो गई है, जो कि सीजन में बहती थी। तो इसके आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह इंडियाज वाटरमैन बोलते इसको। ये भी हमारा टॉर्च बेयरर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगला मैं टॉर्च बेयरर मैं दिखा रहा हूं, जगत सिंह चौधरी, जिसको जगत जंगली के नाम से जानते हैं। ये एक सिपाही था, रिटायर होकर घर आया और इसने अकेले ही एक वेस्ट लैंड को लश फॉरेस्ट बनाया उत्तराखंड से। इसने 1973 में शुरू किया था, एक बैरन पैस है, आज 1.5 हेक्टेयर एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री करता है और बहुत सारे उससे NTFE निकालता है। और इसे मतलब सब लोग इसे जगत सिंह जंगली के नाम से जानते हैं। फिर हमारे अपने प्रदेश में आपने कभी आनंद धवाज नेगी के बारे में सुना? किन्नौर का फॉरेस्ट मैन, जिसने अपने अभी पिछले जब साल मृत्यु हुई तो उसने अपने साथ एक हरी लेगेसी छोड़ गया। इसने कोल्ड डेजर्ट में, पता नहीं स्लाइड दिख रही है नहीं तो मैं आपको फोटो दिखा रहा था उस जगह की। इसने एक शीत मरुस्थल में, जहां की घास उगाना भी मुश्किल होता है, इसने 100 हेक्टेयर का जंगल बनाया है। पू से 50 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे, थंगकरमा बोलते हैं वहां पे जगह का नाम है। पू से 50 किलोमीटर पैदल ऊपर जाके इसने एक जंगल बनाया 100 हेक्टेयर का शीत मरुस्थल में। तो इंडिविजुअल भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी अ टॉर्च बेयरर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। पता नहीं अब स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है जी? हेलो? नहीं, स्लाइड तो नहीं दिख रही। ओहो, चलो लास्ट स्लाइड थी मेरी, थैंक यू की। I couldn't show you the torch bearers, but that's the only thing. So I'm sorry for that. I hope I tried my best. मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोग बोल रहे थे, पर चलो। नमस्कार। हेलो। मैं कुलदीप आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वनीत जिष्टू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय, आपने आज के विषय स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और सामाजिक दायित्व पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। आपने विभिन्न तथ्यों पर आपने सुस्पष्ट प्रकाश डाला, जिसमें से प्रमुख थे भोपाल गैस ट्रेजेडी, विभिन्न अधिनियम तथा संवैधानिक संशोधनों और अनुच्छेदों में वर्णित हमारे कर्तव्य तथा अधिकार। मान्य, आज के विषय से संबंधित हमारे श्रोताओं के कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। मान्य, पहला प्रश्न है संजीव शर्मा जी की ओर से। सर, इन हिमाचल many workshops are on roadside and in winters they burn used tire or used engine and burn fire. This is not intentionally, but it causes pollution and harmful gases. So is this come under offense? Hello.
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी आ रही है। सी जैसे मैं जस्ट लाइक ना, एक्चुअली क्या है ना, अभी जो जितने भी पेनल्टीज है इन्होंने रेटिफाई नहीं किए इनको, बट इट इज नॉट अ राइट थिंग, आई एग्री विद यू। एंड वैसे तो इफ यू कॉल अबाउट पेनल्टी, आप देखेंगे जो HRTC की बसेस हैं काला धुआं छोड़ती है, पॉल्यूशन इतना करती है। आई डोंट थिंक सो उनका पॉल्यूशन ठीक है, पर हम लोग सब उसको देख रहे हैं, पर नो वन कंप्लेन्स टू एनीवन। सी वो रॉस गुंटर ने कहा था, द फर्स्ट टास्क ऑफ अ पर्सन एज कॉमन मैन इज टू रेज हिज वॉइस, जो हम नहीं करते। हम कई बार जैसे बस में, जैसे अक्सर पहले बस में जाते थे, हमें टिकट नहीं देते, पैसे लेते थे, हम कोई मानते नहीं थे, हम चलो 7 रुपए के 5 रुपए दे दिए, हम बैठ जाते हैं, है ना। अगर आप किसी से टिकट मांगेंगे तो लड़ने को तैयार हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, वी डोंट रेज अ वॉइस। आज भी मैं बताता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन। आप खलीनी से विकास नगर होते इधर पंथा घाटी साइड आओ, गाड़ी में करो, इस पैथेटिक रोड की हालत देखो आप। बोथ साइड पार्किंग है, बीच में गड्ढे हैं। सिर्फ जो सेक्रेटरीट से इधर ये जुनू कॉलोनी रोड जाता है, जिसमें IAS ऑफिस लोग जाते हैं, वो बढ़िया है। पर आप नीचे जिसमें कॉमन मैन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यू सी कंडीशन ऑफ दैट रोड। डज एनीवन इवन रेज दिस वॉइस? हमें से किसी ने किसी को बोला? किसी के साथ हम नहीं करते, वी जस्ट लेट इट गो। हम सोचते हैं मैं नहीं करूं, कोई और इसके कंप्लेन करेगा, विल जस्ट पास द बक अराउंड। बट वी हैव टू रेज अ वॉइस। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होने वाला। जी धन्यवाद सर। सर विनोद शर्मा जी का प्रश्न है, शिमला शहर को साफ रखने के लिए सरकार व नगर निगम द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, ना ही शिमला शहर के लोग जागरूक हैं। शिमला शहर को साफ रखने के लिए आप क्या सुझाव सरकार, नगर निगम व स्थानीय लोगों को देना चाहेंगे? बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझ में ना, टू बी वेरी पर्सनल, मैं बताता हूँ, मुझे में ना बहुत कीड़ा है सफाई का। मेरे को बहुत पिंच करता जब मैं अरे पर जाता हूँ ना शहर में, बहुत सारी चीजें। मैंने एक बारी कुछ साल पहले एक मेयर के पास गया था, मैंने कहा आप हमें जो जहाँ पे रोड के साथ थोड़ी सी जगह है, जैसे ये विकास नगर, इसके बीच जहाँ पे वो ईंटें वगैरह उतारते हैं, तो हमने कहा हमें ये जगह तो हम इसको डेवलप करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज, नेटिव स्पीशीज लगाते हैं, क्योंकि मैं नेटिव स्पीशीज ही प्रोत्साहन करता हूँ, एक्सोटिक्स नहीं। नथिंग हैपन। कितनी बार 4-5 बार गया मैं, DC के पास भी गया, नो वन गिव्स अ हीट। दीस थिंग्स डोंट मैटर ना। प्रॉब्लम ये है, ये जो टू पिक अप, क्या बताऊं आप, बिकॉज आई एम आल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, ज्यादा बोल नहीं सकता, बट दीस थिंग्स डोंट रियली मैटर टू पीपल। जब तक हम समवन रेजेस हिज वॉइस, इसको कोई इशू बनाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज हम अर्बन फॉरेस्ट्री में वी कुड प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड्स, फ्लावरिंग ट्रीज लगा सकते हैं हम। देयर फ्लावरिंग चेरीज आती है। अब जापान जाओ, जापान देखो रोड साइड, इट्स अमेजिंग। कुछ नहीं है, पेड़ ही लगाए उन्हें, नेटिव स्पीशीज लगाई अपनी। सर अगला प्रश्न है संजीव शर्मा जी का। वी रिमेंबर अर्लियर कोक पेप्सी came in glass bottles which were refilled and now it changes to plastic bottle and this is also create so much plastic waste. How it controlled? I think if I got a question, प्लास्टिक तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। जैसे हम लोगों की, हम मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट से जो हमारे फंक्शन होते हैं, हम बिल्कुल प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज करते। अब हम क्या करते हैं, स्टील की बॉटल्स रखिए, फिल्टर से पानी डालते हैं, उसी को करते हैं। प्लास्टिक जैसे कहते हैं ना, प्लास्टिक से 500 years, 500 years टू डिसइंटीग्रेट, लैंडफिल्स में डालते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ये डिसइंटीग्रेट करता है सोलर एनर्जी से, क्योंकि हम इसको लैंडफिल में डाल देते हैं या पानी में थोड़ा जल्दी डिसइंटीग्रेट, पर पानी में क्या होता है ना, ये प्लास्टिक छोटे छोटे पीसेस में बन जाता है और मच्छी इसको खाना समझ के ले जाती है, एंड इट कम्स बैक टू अस, हमारे पेट में ही आता है जो फिश खाते हैं। तो ये तो दिस शुड बी, एक प्लास्टिक की बॉटल्स, एक ये चिप्स के पैकेट, ये तो बहुत बड़ा न्यूसेंस है। जी सर धन्यवाद। सर अगला प्रश्न है सवीना जहां की तरफ से। जैसे नदी नालों में गंदगी फैलाई जाती है, मरे हुए पशुओं को फेंका जाता है, कहीं कहीं तो इनके नजदीक कसाई घर बने होते हैं,
उसमें खून, हड्डी, उनका मल इत्यादि बहा दिया जाता है। तो इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है और क्या प्रक्रिया है? अगर तो शिमला में, ये तो एमसी को ही जाएगी। ये जो अगर आप शिमला शहर में, फिर तो ये एमसी की ड्यूटी है इसको देखने के लिए। सर अगला प्रश्न है संजीव शर्मा जी का। सर, व्हाट इज रोल रेन वाटर एंड हाउ रेन हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट? व्हाट इज रोल रेन वाटर एंड हाउ रेन हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट? मैं पहला वाला पार्ट समझा नहीं क्या, पर रेन हार्वेस्टिंग में रेन Sir, actually, I'm asking ki what is that how rainwater is very important for us, and what is the role of rain harvesting, sir? अच्छा, देखो रेन वाटर शायद अब इन्होंने टीसीपी वाले ने कंपल्सरी कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, वाटर अब पहले क्या होता था ना, पहले मान लो 15 दिन 10 दिन बारिश आती थी, और वो 10 दिन बारिश 5 घंटे या 6 घंटे में आ रही है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ट्रैप एज मच एज वी कैन। पहले क्या था, जंगल अच्छे थे तो बारिश आती थी, वो जब ब्रांचेस पे गिर के आस्था नीचे सीपेज होके अंडर वाटर टेबल में जाती थी। अब ऑलमोस्ट 80% वाटर इज गोइंग रन ऑफ, जो बारिश आती है वो बह जाती नीचे। तो हमारा व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू ट्राई टू स्टॉप एज मच एज वाटर वी कैन। तो आइदर हम जैसे आपने कहा रेन हार्वेस्टिंग, अब तो कंपल्सरी कर दिया टीसीबी ने, क्योंकि मान लो समर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दिस रेन हार्वेस्टेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर गाड़ी साफ करने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए। हाँ, एक चीज मैं और भूल गया था, रोल ऑफ मल्चिंग। जो हम गार्डन लगाते हैं या कोई बगीचे लगाते हैं, अगर हम मल्चिंग करें तो इससे हम काफी पानी बचा सकते हैं। और इफ वी कैन स्टॉप जो हम खुदाई करते हैं, अगर तो हमने फसल बची हुई है तब तो ठीक है खुदाई करना, पर हमने पेड़ लगाए, वी शुड अवॉइड टिलिंग टू द मिनिमम, क्योंकि जो तो कार्बन है हमारा जो नीचे स्टोर होता है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है। थैंक यू सर। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी के प्रश्न हो तो माइक अनम्यूट करके सीधे आज के मुख्य वक्ता से पूछ सकते हैं। डॉक्टर जिष्टू, आपने मल्चिंग कहा तो इसको एक्सप्लेन कर दें, मल्चिंग क्या होता है? अच्छा, मतलब आपके पास जैसे आपका गार्डन है, घर के पास आपके पास खरपतवार है, जो जितने भी आपका खरपतवार है उसको आप निकाल के, जो आपका उसके ऊपर से जहां आपने मतलब जो आपका सॉइल सर्विस है उसको कवर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने दी। मैंने कहने का मतलब, आपका डायरेक्ट सनलाइट अगर सॉइल पे आएगी तो मॉइस्चर आपका इवेपोरेट हो जाएगा। टिलिंग का मेरा इसलिए कहना है कि अगर आप जितनी बारी आप खुदाई करते हैं उतनी बार आप कार्बन को ग्राउंड कार्बन होता है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप होता है। तो एक बात आपने और कही कि प्लीज कंप्लीट। जो ये चाय पत्ती आपकी ना, जैसे हम करते हैं, जो आपकी टी लीव्स है उसको डस्टबिन में मत डालो, इसको एक प्लास्टिक का पैकेट रखो या कुछ रखो, इसको इकट्ठा ही करो, और इससे बढ़िया मैन्योर आपको नहीं मिलेगा। आप अपने पॉट्स में डाल सकते हैं कुछ टाइम। ठीक है। एक आपने कहा था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में आया और भारत ने इसको रेक्टिफाई किया 2006 में 6 में, और उसमें भी इन्होंने ऑप्शन रखा कि इतना डिले क्यों किया? आई नो। और इसमें भी इन्होंने ऑप्शन है कि इन्होंने उस पे साइन किया जिसमें ये ऑप्ट आउट कर सकते कभी भी उससे। तो मतलब है कि भारत सरकार का दिल साफ नहीं था, जब इन्होंने उस पे सिग्नेचर भी किए तब भी इन्होंने एक ऑप्शन रखा कि उससे कभी भी बैकआउट कर सकते हैं। पर इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी ऐसे ना जी, ये सिर्फ हमारा कंट्री नहीं था एक्चुअली इनिशियली, क्योंकि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी स्ट्रिंजेंट होती है। हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हम उतना वो नहीं कर सकते जैसे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनका हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें बोल रहे हैं कि हमें अपना कोयला बंद करना पड़ेगा। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स ना डू विद डेवलपिंग। हम कोयला बंद करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मीट द एनर्जी नीड्स एंड ऑल, क्योंकि इनके लिए तो ठीक है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
मुझे लगता है कि जिस तरीके का आप कैंपेन चलाते रहे हैं पहले भी, और स्कूल के बच्चों के साथ, यूथ के साथ, तो शिमला टाउन में कभी अगर हम आपकी सर्विसेज आपसे पूछ करके, टाइम लेकर के थोड़ा लें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप फेस टू फेस, अब तो इतना कोविड का डर नहीं है, कभी थोड़ा सा टाइम आप निकालते भी होंगे, लेकिन हम भी कुछ इस तरीके के सेशंस ऑर्गेनाइज करें, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में। देखिए, आपका कॉन्वेंट्स हो गया, आपका बीसीएस हो गया, या और इतने जो बिल्कुल जो क्या कहते हैं एलीट स्कूल्स है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है उनको, उनके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों तक भी हम चले। सर, मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का ही करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जो मेरे आर्बोरेटम है 90% गवर्नमेंट स्कूल के ही होते हैं, और जहाँ भी मौका मिलता है बच्चों के साथ, आई एम ऑलवेज वेलकम, चाहे मैं छुट्टी लेनी पड़े बच्चों के साथ, तो इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी विद द किड्स। बहुत अच्छा। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी मैम, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, ये हैं सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज की चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनाक्षी फेथ पॉल। हमारे उमंग फाउंडेशन को इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती हैं, और इतनी सीनियर हैं ये कि हम तो इनके सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। लिटरेचर में एक रिनाउंड पर्सनालिटी है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब कभी भी मैम हमारे साथ जुड़ती हैं। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you. I wanted to ask you, Vineet जी, ये जो हमारा ये हाईवे नया बन रहा है, एक्सप्रेस वे, जो भी 4 लेन 6 लेन, तो इसमें क्या ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो पेड़ कटे हैं उनकी जगह पेड़ लगेंगे, रिप्लेसमेंट होगी, या कोई ट्रांसप्लांट करना का था? मैंने सुना था कि पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे और वापस उनको लाया जाएगा हाईवे पे, या कि अब कोई ऐसा किया जा सकता है कि फिर से पेड़ लगाए, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत था ये हाईवे, और उसमें बहुत से ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे जो कट गए। तो आपको क्या लगता है क्या होगा भविष्य सड़क का? Good evening, Meenakshi. It's nice to hear you. Actually, you know what? जब ये DPR जाती है ना, there's always a amount compensatory for forestry. The amount which is this thing. But I don't know much about this highway, so I won't like to comment like in there. But it's for sure. जब इनकी DPR बनती है, तो जितना land जाता है, they have to give compensation for forestry with this thing. It's a good amount. Where they put it and how they put it, that I'm not sure. That's what I said. जितना भी हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के भी बनते हैं, हमारे प्लान DPRs बनती है, and there are lot of in written that it will be done like this, it will be done like this, but the monitoring is lacking. That's what I say. We need to do very effective monitoring, because today when I drove from Chandigarh, they have started putting native grasses on the slopes. I noticed tall grasses. That I saw them. But the problem is, when we do afforestation or reforestation, we are always using exotic species. We never using any native species. That's like they put Kaner right from Parvanu up till Solan. We only have Kaner and the other thing, because they're easy, na. You just take a twig and put it down. You don't need to water it out. They won't die. See, for example, New Simla. You see New Simla. Along the roadside, they have planted Grevillea, which has come from Australia and tropical countries. Why would a place like Simla want trees from Australia and tropical country? We had our own Deodas. We had some other. We could have planted Amalthus, Cassia fistula, very nice flowering tree. You could have. There are many other trees which are flowering here. We didn't. We went for Grevillea because Grevillea, even if it breaks, it will never die. It will keep growing. Okay, now I understand. All right. One more question, if I'm allowed. ये जो हमारे ब्रांच के पेड़ हैं, ब्रांच के, तो बहुत से एरियाज में अब ये सूख गए हैं, शायद उम्र हो गई होगी उनकी। शायद समर हिल का एक इलाका है जहां अभी भी ब्रांच के पेड़ काफी फूल रहे हैं। तो क्या हम लोग ब्रांच के पेड़ लेके
लगा सकते हैं, जैसे उमंग फाउंडेशन है या हम लोग हैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। मैंने सुना है कि ब्रांच के फूल का पेड़ लगाना बहुत कठिन होता है, उसको सरवाइव करना, तो आप हमें कुछ बताएंगे उसके बारे में? Meenakshi, I've been doing this for the last 5-6 years now, but I'm doing a very small scale because I don't have fun for this. What I do is the rainy season, I pick up the wildlings because if you have around 50 wildlings of bronze down on the ground, be sure only 2 or 3 will survive out of that. So what I do is I took the wildlings, I grow them in poly bags. And every year, I've been distributing 300 to 400 plants to people to plant. And once they're in the poly bag, they survive. Because you don't need to take off the soil from the root. If you disturb the soil from the root, then they won't survive. Otherwise, you can take from me, I can give you 3 feet plants. But not in big numbers, maximum 50, 60, I can do like that. I have with me presently around 200-300 rhododendrons in poly bags. Oh, that's great. So we will see you in the rainy season. Thank you. Yeah, you can take them anytime. You can take them anytime because they're in poly bags. Okay. So that's the advantage. You can plant them anytime you want. Oh, great. So we can also plant them now in March. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. I think I owe you one. I can give you a few. Hello. Thank you. Thank you so much. It was a very good presentation. Really great. Thank you. हेलो। Yes. हेलो। जी नमस्कार। हेलो सर। विनी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने वृक्षों के बारे में बहुत उनका महत्व कितना हमारे जीवन में कितना महत्व है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया, और मैं समझता हूँ कि अभी तक बहुत ज्यादा जो है वो वृक्षारोपण पर अभियान चले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात करूं उतनी सफलता हमारे को नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वृक्षारोपण हो जाता है उसके बाद उतना हमारी देखरेख नहीं हो पाती है। और मेरा ये था कि मैंने खुद अनुभव किया कि मतियाना के पास, आप तो लोकल हैं कोटगढ़ से, मतियाना के पास एक करानी गांव है सुनारघाटी के पास, तो वो फेंस्ड एरिया था पहले से ही, और उसमें हम जब प्लांट्स लगाए तो उसमें हमें 100% सफलता मिली, और लगभग अब 200 के आसपास वहां पर देवदार के प्लांट्स हैं। और इसके अलावा जहां पर फेंसिंग नहीं थी, जहां पर इस तरह की नहीं थी फेंसिंग फैसिलिटी, और वहां पर हम लोगों ने प्लांट्स लगाए तो वहां पर 10% हमारे को सफलता मिली। तो मेरा ये है कि मतलब जब भी हम प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स ही ना लगाएं, उससे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि वो एरिया पूरे का पूरा फेंस्ड हो, और तब हम उसमें प्लांट्स लगाएं, तब हमें सफलता मिल सकती है। एक तो ये है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है जी कि अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने स्कूलों में लगाना चाहें तो क्या आप लोगों के पास अवेलेबल हो सकते हैं? और तीसरा प्रश्न ये है कि अगर हम और बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहें, अवेयर करना चाहें, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में उनको ला सकते हैं? क्या इस तरह का प्रावधान आपके पास है? थैंक यू वेरी मच। सबसे डॉक्टर जिष्टू मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, श्री अजय वशिष्ठ जी काफी संवेदनशील टीचर हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और एक काफी काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में, उनको सेंसिटिव बनाने के लिए, उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली उनकी अप्रोच है, और इसके अलावा डिसेबिलिटी की फील्ड में भी ये काफी हेल्प करते हैं बच्चों की। That's very nice, sir. सर एक्चुअली आप कह रहे हैं बच्चों को एक्सपोजर के लिए आई एम ऑलवेज वेलकम। मेरे पास अपने किसी प्रोजेक्ट से मैं फंड निकाल सकता हूँ, दैट इज नो प्रॉब्लम। बच्चों के लिए कैन डू आई कैन अरेंज एनीथिंग फंड कहीं से भी अपने प्रोजेक्ट से, वो मैं कर दूंगा। जो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, मैं ऑर्नामेंटल्स मैं टोटली नेटिव स्पीशीज वाला हूँ, मैं ऑर्नामेंटल्स बिल्कुल नहीं टच करता। आई एम अ नेटिव स्पीशीज पर्सन। यू वांट नेटिव प्लांट ट्रीज दैट आई कैन गिव यू। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब भी आप प्लांटेशन करेंगे, इफ यू वांट इट टू सक्सीड, देयर सम प्री ग्राउंडिंग यू नीड टू डू। मान लो आपने जून में प्लांटेशन, जुलाई में प्लांटेशन करनी है, अब मई एंड या जून में पिट्स खोद के रख दो और लेट वाटर गेट इनटू इट।
and then you see the survival rate. It will never be seen. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Ajay sir. Thank you very much. Hello. Hello. Can I ask one question, sir? इसके बारे में चला गया। ठीक है, आप पूछें, प्लीज पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सर आजकल व्यापारिक उद्देश्यों से हम फल देने वाले पौधों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या वो पौधे भी उतनी ज्यादा प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य से जरूरी है सर जितने की वन्य पौधे हैं? मैं आपका अगर क्वेश्चन आप ये कह रहे कि प्लांटेशन फल वाले पौधे लगाने की बोल रहे ना आप? हाँ जी सर। जंगल में? नहीं सर, जैसे मतलब अपने जमीन पे लोग फल देने वाले पौधे व्यापारिक उद्देश्य के लिए लगाते हैं, तो क्या वो पौधे भी जो वन्य वृक्ष हैं और बाकी जैसे देवदार वगैरह उनके जितने उपयोगी हैं सर, या फिर उतने ज्यादा उपयोगी नहीं है? मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। मतलब आप अपने जमीन में कौन से पौधे लगाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि नेटिव स्पीशीज लगाएं जो लोकल स्पीशीज हैं, लेकिन लोग फलदार पौधे लगाना चाहते हैं। जब जैसे देवदार है, देवदार के जो अपने फायदे हैं, लेकिन अगर लोग फलों के पेड़ लगाएं मैं अपने बगीचे की बात नहीं कर रहा। बगीचे में तो आप क्या कैश क्रॉप ही लगाएंगे ना जी। अगर बगीचे की बात कर रहे हैं अपने, तो उसमें तो ये फलदारी लगाएंगे अपने ना, उसमें नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ अगर बगीचे के अलावा जंगल में भी अगर जहाँ पे जंगल हैं, जहाँ पे हम देवदार या चीड़ या दूसरे लगाते हैं, वहां पे अगर फलदार पौधे हम लगाएं, जैसे जो हमारी जो लोअर बेल्ट है उसमें आम हो सकता है, कटहल है, आम है, कटहल है, आपका ये क्या बोलते हैं बिल पत्र है, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, दे ऑल कमर्शियल क्रॉप्स। आप हरड़ लगा सकते हैं, बहेड़ा लगा सकते हैं, अर्जुन लगा सकते हैं, सब कुछ बिकता है इनका। नमस्ते सर। यस सर, मैं विजय गुप्ता लांबा एक सजेशन देना चाहूंगी कि जैसे स्कूल्स में हम बच्चे जो ये पॉलीथीन यूज करते हैं, लाइक कोई रैपर है, टॉफी का रैपर है या चॉकलेट का रैपर है, तो उनका जो डिस्पोजल है वो ठीक नहीं है सर। लाइक वो कहीं पे भी उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो मतलब कहीं ना कहीं से होके वो एनवायरनमेंट में इधर उधर बिखरा रहता है। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन था कि जैसे मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती हूँ, ये जो डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं सर, उनको लेके इसमें ही जितना भी मेरा मतलब रैपर्स, कोई ऑयल का जो वो होता है पाउच होता है उसका रैपर है, या किसी भी तरह का कोई भी हमारा रैपर घर में अगर आता है प्लास्टिक का, तो मैं उसको ऐसे बॉटल में डिस्पोज ऑफ करती हूँ सर। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हर एक स्कूल में बच्चों को अगर हम एजुकेट करें राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है वो सर, कि हम उनको बच्चों को घर में भी बताएं और स्कूल में भी, जैसे स्कूल बस में या वैन में इस तरह का कोई बड़ी बोतल हम रख दें, उसमें उस पॉलीथीन को डिस्पोज ऑफ करें, ताकि वो एक जगह कलेक्ट होके, जैसे यहाँ हमारा ये दाड़ला घाट में जो सीमेंट प्लांट है, वो लोग ये सारा पॉलीथीन लेते हैं और ये नगर निगम में ये लोग इकट्ठा करते हैं। नगर निगम वाले जो हैं सफाई कर्मचारी, वो इकट्ठा करके लेके जाते हैं सर इसको। हाँ, मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता है ये जो अंबुजा वाले लेते इसको। हाँ जी ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी इसको जब कभी बच्चों को भी जाऊंगा, आई विल आल्सो ट्राई टू कन्वे टू देम। सर ये मेरे ख्याल से सबको घर में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर से शुरू करेंगे, ये छोटी छोटी सी चीजें है ना जी, तभी कुछ हमारे एनवायरनमेंट का सुधार हो पाएगा। वैसे हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब आप दिल्ली से ऊपर उधर कुफरी तरफ जाते हो, सीधा रोड साइड जी,
इतना मतलब बड़ा दुख होता है कि ये पढ़े लिखे लोग ये करते हैं। सर ये बहुत सिंपल सा है, जस्ट एक मतलब आपको हैबिट डेवलप करने की बात है। अब मैंने तो किचन की शेल्फ पे ही इनफैक्ट ये एक बोतल रख छोड़ी है, जो भी हाथ में रैपर आता है वो हम सब इसी में डालते हैं। इवन मेरी बेटी जैसे बाहर चली गई है कॉलेज में, तो वो अपना वहां पे भी कॉलेज में इस तरह की प्रैक्टिस को मतलब अप्लाई करती है। मेरे ख्याल से बच्चों को अगर ये हैबिट इनकलकेट की जाए ना जी स्कूल से ही इनफैक्ट, वो एक बच्चों की लाइफ लॉन्ग। हाँ बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे है। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अब इसको सम अप करेंगे। धन्यवाद श्रीमान जी, धन्यवाद कुलदीप। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ यश ठाकुर को। आप आए और आज के हमारे विशेषज्ञ वक्ता और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद करें। धन्यवाद दीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा यश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यार धन्यवाद दीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित 26वीं साप्ताहिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर वनीत जिष्टू जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की और हमारा मार्गदर्शन किया। श्रीमान जी, आपने हमें आज के विषय स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और सामाजिक दायित्व पर विस्तृत जानकारी दी। आपने हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए संवैधानिक नियमों की जानकारी दी। आपने हमें पर्यावरण के अधिकारों के साथ साथ पर्यावरण संबंधित हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हमें अवगत कराया तथा पानी के बचाव की जानकारी भी साझा की। मैं धन्यवाद करता हूं हम सभी के आदरणीय गुरु प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, जिनके सहयोग व मार्गदर्शन से इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का आयोजन हो रहा है, तथा धन्यवाद अन्य अध्यापक वर्ग का। मैं धन्यवाद करता हूं विनोद योगाचार्य जी का, संजीव शर्मा जी का, सुरेंद्र सर जी का, उदय वर्मा जी का। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सवीना, दीक्षा, कुलदीप, अभिषेक, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का तथा प्रतिभागियों का, जो हर सप्ताह हमारी इन परिचर्चाओं में भाग लेते हैं। आज भी 60 से 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे ही अन्य परिचर्चाओं में आप इसी तरह से भाग लेते रहेंगे। उमंग फाउंडेशन के अन्य सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो इन साप्ताहिक परिचर्चाओं के सफलतापूर्वक आयोजनों के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप सभी का पुनः धन्यवाद।